जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे एक शब्द आपको मिला है अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग का मतलब होता क्या। जैसे फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय और अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। जैसे मान के चलिए कि अगर हम बात करें सबसे पहले बीजी सॉफ्टवेयर के बारे में और टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एक प्रकार का ये अकाउंटिंग लेवल का सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। अगर हमारा बीजी होता है तो बीजी पे अकाउंटिंग करते हैं, या टैली होता है तो टैली पे अकाउंटिंग करते हैं। और जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, चाहे जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चीज मान करके हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि बिजनेस के पर्पज से आज की क्लास में अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट आती है तो वो आता है अकाउंटिंग। जैसे मान के चलिए कि जैसे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्या है, या प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, या लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, या एविडेंस क्या है, ये पूरे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में स्टार्टिंग लेवल से आज से स्टार्ट हो रहा है टैली प्राइम। और इसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वही आज की क्लास में जानना। सबसे पहले देखिए, जैसे ये पूरी तरीके से प्रसिद्ध भी है, सब कोई जानता भी है। 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं ना, लेकिन ये गलत है। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, गलत। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे जो बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो है, पहले जुलाई में सेशन विद्यालयों का स्टार्ट होता था। जब जुलाई आता था तब न्यू एडमिशन, और न्यू एडमिशन के बाद तब जाकर के बच्चों का एडमिशन कंप्लीट किया जाता था, प्रचार प्रसार वगैरह सब किया जाता था। लेकिन आज वही सेशन आपका चेंज हो गया है। तो जब अप्रैल आता है तो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से न्यू एडमिशन प्रारंभ होती है, चाहे वो किसी भी क्लास की बात हो रही है। तो जैसे इस बिजनेस का भी क्या है, एक फाइनेंशियल कंडीशन है और एक फाइनेंशियल डेट है। उसी डेट में आपकी बिजनेस की प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 1 अप्रैल से डेट स्टार्ट होता है तो उस केस में हम एडमिशन लेते हैं, या कोई सा भी एडमिशन आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए कि आपका जो है ये स्टार्टिंग बच्चों का, या फिर मान के चलिए कि ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का एडमिशन जो होता है तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। और इसके बाद से अगर हम देखें सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, तो इसका भी एक टर्म है, कंडीशन है, और इसका भी एक क्या है, डेट है। और जिस डेट में हम अपनी अकाउंटिंग को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं कि 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी से अपना जो है अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर देंगे, उसका अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। इसका माना गया है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। समझ में आ रहा है ना? 1 अप्रैल से बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा बिजनेस क्या होता है, क्लोज होता है। उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल ईयर, अगर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का जो समय हमारा होता है उसी को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। तो इस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2023-24 बोल सकते हैं, क्योंकि अप्रैल बीता हुआ और मार्च आपका आने वाला। समझ में आ रहा है ना? तो मार्च आएगा तो 2024 होगा कि 23 होगा? 24 होगा। 23 तो चल ही रहा है, और 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2024 आएगा तो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो जाएगा। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में, लेसन 1 में लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सा अवधारणा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग का यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एन इंटरप्राइजेज बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है एक प्रकार की प्रोसेस है। क्लासिफाइंग का मतलब वर्गीकरण करना है, और रिकॉर्डिंग का मतलब उसको रिकॉर्ड करना है, एंड रिपोर्टिंग और उसको रिपोर्ट करना। और किसका रिपोर्ट करना और किसका क्लासिफाई करना?
और किसका रिकॉर्ड करना, तो एक बिजनेस का, एक फाइनेंशियल बिजनेस का, एक इंटरप्राइजेज बिजनेस का क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो सिंपल सी बात है, उसका डिटेल हम निकालेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसका एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, प्लस उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये सारा हम अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि यहाँ पे बता रहा सबसे पहले कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक शाखा है, ब्रांच है, और दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारा वित्तीय लेखा होता है, या जो भी हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा तौर तरीका होता है, उसकी एक प्रिपरेशन हम करते हैं, उसकी एक तैयारी करते हैं। और फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो आधारित होता है किस पे, बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। और फिर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प इज डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है निर्धारण करना। कह रहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जो हमारा वित्तीय लेखांकन होता है, वो कह रहा है कि हेल्प करता है, और डिटरमिनेशन का मतलब निर्धारण भी करता है, और किसका, रिजल्ट का। तो कौन सा रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये होता है कि लाभ और हानि। जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज मान करके ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर कोई पहले ही ये मान ले कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा, तो क्या कोई बिजनेस कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारी अगर देखा जाए तो हमारी थिंकिंग यही होती है, ओवरऑल कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो सबसे पहला हमारा थिंकिंग यही रहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, और उसी का निर्धारण करने के लिए ये अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट आती है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। और एंड ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जब पीरियड हमारा एंड होता है, तब कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन का हम आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसी को हम एक प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। और उसी को हिंदी में बताया हुआ है। देखिए कह रहा है कि किसी भी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। जैसे मान के चलिए 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक मैंने अपनी बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन किया, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी वाउचर की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी। उसको रिपोर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, किसी न किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और जो हमारे डॉक्यूमेंट हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा हेल्प हो रहा है, उसी को हम एक प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल सकते हैं। और लिखा है कि ये प्राइमरी मतलब कह रहा है कि यहाँ की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। आखिर जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो स्टेटमेंट किसके बेस पे बनाएंगे, जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसी के बेस पे बनाएंगे ना। अगर हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमको 5 साल का स्टेटमेंट छाप करके दे दीजिए, आखिर वो क्या छापता है, जो आपने इसके पहले लेन देन किया वही तो छापता है। तो वो एक प्रकार का बैंक का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन आपका क्या स्टेटमेंट है, आपने 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने किसको कितना सामान बेचा है, किससे कितना पैसा आपने प्राप्त किया, किससे कितना सामान आपने सेल किया, किसको कितना पैसा आपने पेमेंट किया, किससे कितना पैसा आपने रिसीव किया है, वही तो आपका स्टेटमेंट है। तो ये कब जनरेट होता है, जब 1 साल आपका कंप्लीट होता है, यानी कि जब आपका पीरियड एंड होता है, तब जाकर के वो आपको मिलता है कि स्टेटमेंट मिलता है। और इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ और हानि का भी पता लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस कैटेगरी में गया हुआ है, हम आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो देखिए इसमें लिखा भी है पहला पॉइंट करे कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करता है, निर्धारित करता है। अकाउंटिंग का ये पहली विशेषता है कि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसका एक अकाउंटिंग पीरियड है,
और अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का समय, उसी को तो अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और कह रहा है कि उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करना, निर्धारित करना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। अकाउंटिंग पीरियड कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च को। जब 31 मार्च को हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है, उस केस में हम ये पता लगाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमारी व्यापार की स्थिति क्या है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, इंप्लॉय या गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है, मान के चलिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें 2 से 3 लोगों का हिस्सेदारी है, या मैंने कोई गवर्नमेंटेड बिजनेस में अपना काम कर रहा है, या किसी इन्वेस्टर के तहत हम काम कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कोई ऐसी भी इंटरेस्टेड पार्टियां हैं जो हमसे हाथ मिलाई हुई है और हम उससे आसानी तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। और वो रिपोर्ट कौन सा होता है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट होता है, जो हम फाइनेंशियल कंडीशन में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल होता है, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और वो रिपोर्ट तैयार होता है कब, जब बिजनेस की हमारी कंप्लीटली, यानी कि जब पीरियड हमारा एंड होता है तब। एक हम पता ये लगाते हैं, एक रिपोर्ट हम बनाते हैं, और उस रिपोर्ट से हम ये पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब इसके बाद से आता है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ। ठीक है, 2 चीज होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अभी तो पहले आपको एडवांटेज के बारे में पढ़ना है ना। और किसका एडवांटेज? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो देखिए, अगर एडवांटेज के बारे में बात किया जाए, तो देखिए इसमें लिखा हुआ एडवांटेज में पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि अपने बिजनेस में हो रहे सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर में। ये पहला हमारा क्या है, लाभ। और सेकंड लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण करते हैं प्रॉफिट या लॉस को। और फिर लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का निर्धारण करते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे जा रहा है, इसको भी हम आसानी तरीके से निर्धारण करने का काम करते हैं। अरे 2 ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। और फिर 5वां पॉइंट दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्स विथ लीगल रिक्वायरमेंट। का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्स विथ लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे मान के चलिए कि कोई भी हम व्यवसाय करें, चाहे कोई भी बिजनेस करें, एक संवैधानिक होना चाहिए, ताकि कल की डेट में अगर आपको कोर्ट में या लॉ में अगर आपको पेश के लिए बुलाया जाए, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक लीगल रिक्वायरमेंट के होना चाहिए। लीगल और लीगल के बारे में पता है ना, यानी कि कोई सा भी बिजनेस करिए, एक लीगल बिजनेस आपका होना चाहिए, एक संवैधानिक होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना है। और फिर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। का मतलब ये होता है कि आपका सारा दस्तावेज, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अगर वेरिफिकेशन के लिए, एविडेंस का मतलब होता है, एविडेंस का मतलब प्रूफ के तौर पे आपसे मांगा जा सके, या मान के चलिए कि आपसे ये कहा जाए कि आप दिखाइए कि आपने बिजनेस किया वो सही है कि गलत है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट पक्का रहेगा तभी तो हम दिखा सकेंगे। तो ये सब हमारे एडवांटेज होते हैं किसके? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। अब देखिए, अब अगला इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। जैसे मान के चलिए क्या होता है, हमारा भी ये क्या होता है, साइकिल होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है एलकेजी पढ़ा, यूकेजी पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4th पढ़ा, 5th पढ़ा, 6, इस तरीके से कंटिन्यू करके जिस तरीके से हमारी क्या होती है। अब ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में कोई है और स्टार्टिंग में हाई स्कूल में चला जाए, क्यों? एक फेज है और एक साइकिल है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7th पढ़ा, 8 पढ़ा, 9th पढ़ा, तब तो 10th में जाते हैं। तो एक साइकिल बन रही है और एक फेज बन रहा है, एक चक्र बन रहा है, जिसके माध्यम से हम 10th क्लास में एंट्री कर पा रहे हैं।
उसके बाद से आपका 11th आता है, उसके बाद से हमारा 12th आता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग का भी एक फेज होता है, एक साइकिल होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक अवस्था होता है, मान के चलिए कि बचपन हो गया, उसके बाद से कौन सा किशोरावस्था आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, जीवन का चक्र है। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में, तो इसका भी एक चक्र होता है और इसका भी एक फेज होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। इसमें पहला अगर आपसे देखा जाए तो इस साइकिल में पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का मतलब होता क्या, लेन देन। पहला कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि अपनी लेन देन, अपनी ट्रांजेक्शन को समझना। और सेकंड कह रहा है कि जर्नल एंट्री, और जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। ये जर्नल जी से नहीं है, जे से। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में जर्नल, और जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। रोजनामचा मतलब जो रेगुलर का जो हम एंट्री करते हैं अपनी कॉपी में, उसको हम जर्नल एंट्री बोल सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन को समझते हैं और फिर उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, और लेजर पोस्टिंग, और तब जाकर के उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, और तब जाकर के उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस जब बनता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं, और तब तब जाकर के हमारे पास बैलेंस शीट का ऑप्शन आता है। अब ऐसा नहीं कि पहले ही बैलेंस शीट आप बना लीजिए, पहले तो आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद से उसकी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, और फिर जाकर के उसकी लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा, और तब जाकर के उसकी एक ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करेंगे, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, और तब जाकर के एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे। और ये क्या है, एक प्रकार का फेज है और एक प्रकार का साइकिल है, किसका, अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है ना? इस पूरे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहले तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो आप ट्रांजेक्शन को समझेंगे, देन उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तब जाकर के लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और तब जाकर के बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग आप करिए लेकिन कुछ नियम होगा। जैसे मान के चलिए कि सारी चीज का टर्म एंड कंडीशन होता है। आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है कि आपको आईडी कार्ड रोज लगा के आना पड़ेगा, बैग रोज लेके आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार के ऑप्शन होते हैं ना। बीच में बोला मत करो, बीच में बोलोगे तो क्लास से बाहर कर देंगे। बीच में मत बोलना, ठीक है? जब बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलो। तो ये सारे सारे जो हमारी क्या होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको अगर हम मानते हैं तो एडमिशन लेते हैं, और नहीं मानते हैं तो एडमिशन नहीं लेते। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्या होता है, जैसे गूगल में मैंने आपको बताया था कि ईमेल आईडी भी क्रिएट करते थे, तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन गूगल का आता था पूरा। अगर आप कंप्लीटली अगर सक्षम है, तो अगर वहां पे टिक करके आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर पाते हैं। तो सारी कंपनियों का एक टर्म एंड कंडीशन होता है। तो सेम उसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग का भी क्या है, टर्म एंड कंडीशन है, कि अगर आपको इतना टर्म एंड कंडीशन समझना पड़ेगा, किसके लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। अगर इतना टर्म एंड कंडीशन अगर आप नहीं समझते हैं, तो अकाउंटिंग तो करेंगे लेकिन आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आएगी। इसलिए सारे के सारे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन के बारे में आपको समझना होता है। तो जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। अरे बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया हमको सेविंग अकाउंट खोलना है, हमको करेंट अकाउंट खोलना है, बोलते हैं ना। तो ये अकाउंट का मतलब होता है खाता। खाता किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी संस्था का भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फर्म के नाम से खाता खुलवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कोई बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस का जो नाम दिया उसी नाम से खाता खुलवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने पर्सनल नाम से भी खाता खुलवाते हैं। तो अकाउंट का मतलब होता है खाता। पर देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका
एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से, और किस पे पड़ता है, तो एसेट्स पे पड़ता है, और लाइबिलिटी पे पड़ता है, एक्सपेंस पे पड़ता है, और इनकम पे पड़ता है। लेकिन समझना आपको, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और इनकम क्या होता है। अब एसेट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, वही तो एसेट्स कहलाती है। दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, एक तो आपका फिक्स एसेट और दूसरा आपका करंट एसेट्स। ये आगे की क्लास में आपको मिलेगा। अगर हम बिजनेस करेंगे तो उसमें एसेट्स की आवश्यकता आएगी कि नहीं आएगी। कैश, कैश क्या है, एसेट्स। और किस प्रकार का, करंट एसेट्स। आज हमारे जेब में 10,000 रुपया है, कल हो सके कि 10 रुपए भी ना रहे। क्यों, अरे आपने नाम सुना होगा चल संपत्ति और अचल संपत्ति। क्यों, आपने नाम सुना होगा ना, एक चल संपत्ति होता है और एक अचल संपत्ति होता है। इसी को जो है अगर हम बात करें अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो एक हमारा होता है फिक्स एसेट्स और एक हमारा होता है करंट एसेट्स। जैसे मान के चलिए आपने पैसा खर्चा किया और इसके बदले में आपने जो है काफी ज्यादा मात्रा में आपने कहीं जमीन खरीद ली है, आपने जमीन खरीद लिया, पैसा आपने दिया और जमीन आपको मिल गया, तो जमीन आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट्स हो जाएगा, वो आपके व्यापार में लंबे समय तक काम आएगा। या फिर आपने पैसा पेमेंट किया और आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, तो हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स कहलाएगा। लेकिन खरीदने के लिए आपने दिया क्या, क्या दिया, कैश दिया, तो कैश जा रहा है ना, कैश को हम करेंट क्या बोल सकते हैं, करंट एसेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। कोई दिक्कत किसी को, वही हमारा एसेट्स होता है। तो बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आपके बिजनेस के जो भी अकाउंट आपने ओपन किया है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया एसेट्स, और सेकंड आता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को बोला जाता है क्या, दायित्व। लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, दायित्व बोला जाता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, और इनकम का मतलब क्या होता है, आमदनी। वही तो होता है आमदनी। अरे या तो इनकम बोलिए, नहीं तो आमदनी बोलिए, नहीं तो आय बोलिए। तो एक्सपेंस का मतलब खर्चे से भी होता है और दायित्व से भी होता है, प्लस इनकम पर सीधे सीधे इसका इफेक्ट पड़ता है। और कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार के अकाउंट है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट आ जाते हैं, रहीम अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, तो ये सब एक प्रकार के अकाउंट होते हैं जिस नाम से हम क्रिएट करते हैं। इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा अगर आप देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जिसका सीधा सीधा प्रभाव, सीधा सीधा इफेक्ट एसेट्स पे पड़ेगा, लाइबिलिटी पे पड़ेगा, एक्सपेंस पे पड़ेगा, और इनकम पे पड़ेगा। ये मुख्यतः चार चीजों पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब चलिए, मैंने अभी काफी आपको बताया मैंने बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज मान करके कि प्रॉफिट होगा, लेकिन बिजनेस का मतलब होता क्या है, व्हाट इज हिंदी ऑफ बिजनेस, व्यापार। क्या होता है, व्यवसाय या व्यापार। और व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है ना। जैसे मान के चलिए कि एक बड़ा सा मॉल खुलता है, स्टार्टिंग में मान करके कि आगे चल करके बंद हो जाएगा, ये मान करके कि आगे चल के प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इन केस हो सके कि कभी लॉस हो जाए, लेकिन ये तो मान के ही नहीं किया जाता है ना। ये चीज मान के ही किया जाता है कि हमारे बिजनेस में काफी ग्रो होगा, काफी लोग आएंगे और काफी ज्यादा ज्यादा हमारा इनकम बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोई नहीं मानता है कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा। अगर पहले ही आप हार मान जाएंगे तो फिर बिजनेस करेंगे कहाँ। तो देखिए इसमें बिजनेस के डिफिनेशन में बता रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है। बिजनेस यहाँ व्यापार कहलाता है। और कह रहा है कि बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य, आप कोई सा भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, वही आपके लिए बिजनेस। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो है एक रूम किराए पे लिया और उसमें मैंने बहुत सारा ला करके सामान रख दिया और मैं बेच रहा हूं तो वही हमारा बिजनेस है। नहीं, आपको जिस चीज से अगर आपको इनकम हो रही है, आपको जिस चीज से प्रॉफिट हो रही है, वही आपके लिए क्या है, बिजनेस। लेकिन यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे, यहाँ तक आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ के आइएगा घर से।